हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? ऑप्शंस हैं 45,000 करोड़ रुपए, 48,663 करोड़ रुपए, 44,500 करोड़ रुपए, 52,000 करोड़ रुपए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 48,663 करोड़ रुपए। अब देखिए, ये जो 2019-20 का अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है और इसके लिए सभी स्टेट अपने अपने बजट को पेश कर रही है, और इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी स्टेट के बजट के बारे में आपको डिटेल में बताया है। और अब जाके उत्तराखंड सरकार ने भी अपना बजट पेश किया, और किसने पेश किया? प्रकाश पंत हैं वहाँ के वित्त मंत्री, उन्होंने। हालांकि इस बजट में एक थोड़ी उनके साथ ट्रेजेडी हो गई, बीच में ही वो बेहोश से हो गए थे और गिर गए थे। उसके बाद जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम, उन्होंने बजट स्पीच को पूरा किया। लेकिन बात करेंगे हम बजट के डिटेल्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि कुल बजट जो है उत्तराखंड का वो 48,663 करोड़ रुपए का है, जिसमें इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा 2019-20 के लिए जो अनुमानित किया गया वो है 6798.16 करोड़ रुपए। अब देखिए, एफआरबीएम एक्ट एक आया है जिसमें आपको फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताना है, और इसी एक्ट के तहत उसने बताया कि इस बार का अनुमानित इतना है, लेकिन जो जीएसडीपी होते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके 3% के भीतर है, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट कहता है कि आपका जो भी फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए वो 3% के भीतर ही होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये वेल इन कंट्रोल है। अब देखिए, पूरे जो बजट चल रहा है अभी, और जब से केंद्रीय सरकार ने अपना इंटरिम बजट पेश किया है या उससे पहले से भी, किसान को लेके, फार्मर्स के वेलफेयर को लेके सभी स्टेट ने अपने अपने स्टेट में ठीक ठाक बजट उनके लिए दिया है। और इसी में एक और कड़ी जोड़ते हुए उत्तराखंड सरकार ने गरीब किसानों को कृषि कार्यों के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का फैसला किया है। अब यानी इसके ऊपर इनके कोई भी जो इंटरेस्ट लगते हैं वो नहीं लगेंगे। साथ ही कुछ जो SHG होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि एग्रीकल्चरल कामों के लिए करें, जो एग्रीकल्चर कृषि कार्यों के लिए में वो लोग अपना योगदान देते हैं, उन SHG समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की भी घोषणा इस बार उत्तराखंड सरकार ने की है। एक नया योजना उन्होंने चलाने की घोषणा की, आंचल अमृत योजना। और इसमें क्या होगा, जो भी उत्तराखंड में कुपोषित बच्चों हैं उनको समुचित आहार, उनकी व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य, सारी चीज़ों की देखभाल की जाएगी मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत। और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का एक फंड सरकार ने दिया है। तो ये सारी जो एक मोटी मोटी बातें हैं, ये उत्तराखंड बजट को लेके है। इसके बारे में आप डिटेल हमारे वेबसाइट पे और भी पढ़ेंगे। और हम बढ़ेंगे आज के दूसरे सवाल पे। हाल ही में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने किस देश के कलाकारों पर भारत में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। सही जवाब ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अब देखिए, पाकिस्तान के साथ, जो कि अभी आपको पता है पुलवामा में आतंकी हमले हुए थे, 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, और इसके बाद सरकार ने बदला लेने के लिए कड़ा कदम उठाने का फैसला किया। और ना सिर्फ ये एक ऐसा बदला कि उनके भी लोगों को मारे, और ये बदला बहुत तरीके से होते हैं। एक तो ये हो ही गया कि एक वॉर फ्रंट पे होना चाहिए, और जिसके लिए हमारे आर्मी को फ्री हैंड दे दिया है, वो काम कर रही है। और दूसरा फ्रंट है इकोनॉमिक फ्रंट। अगर इकोनॉमी इनकी खत्म कर दी जाए तो अपने आप इनकी कमर टूट जाएगी, और ये फिर अपने आप एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में आ जाएंगे, खुद ही अपने आप में तबाह हो जाएंगे। तो इसके लिए सरकार काम कर रही है। हमने बताया आपको, MFN स्टेटस वापस ले लिया गया था, 200% इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई थी। अब इसी में एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए, जो बॉलीवुड है उसकी एसोसिएशन है, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन, उसने बताया कि हम किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम नहीं करेंगे और ना ही उन्हें करने देंगे किसी भी इंडस्ट्री में भारत में। और इसी के मद्देनजर टी सीरीज ने भी अपने जितने भी पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ गाने गवाए थे, वो सारे गानों को उन्होंने यूट्यूब से हटा दिया है। तो ये सारा काम हो रहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था को खत्म की जाए, जहां से उन्हें पैसे मिले वो पैसे का जो स्रोत है उसे खत्म कर दिया जाए। उसी सिलसिले में ये एक फैसला लिया गया। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पे।
किस राज्य ने मेरा काम मेरा गौरव योजना शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन से बिहार, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड। सही जवाब ऑप्शन सी पंजाब। अभी देखिए, पंजाब सरकार ने भी वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट पेश किया। कितने रुपए का? 1,58,493 करोड़ रुपए का इन्होंने अपना बजट पेश किया। किसने पेश किया? वित्त मंत्री मनप्रीत बादल हैं, उन्होंने अपना बजट वहां पे पेश किया। क्या हुआ इसमें? उन्होंने मनरेगा के तर्ज पे, अब मनरेगा क्या काम करती है? मनरेगा होता है कि गांव में यानी विलेज में लोगों को 100 दिन का जो है काम वर्क दिलवाती है, जिसके तहत उन्हें पैसे मिलते हैं। 100 दिन का मिनिमम काम आपको साल भर में मिलेगा। इसी के तर्ज पे उन्होंने मेरा काम मेरा गौरव योजना शुरू की। किसके लिए? शहरी युवाओं के लिए, शहरी बेरोजगारों के लिए, कि आपको यहाँ पे भी उसी की तरह मनरेगा के तर्ज पे ही आपको काम दिया जाएगा। इसके डिटेल्स अभी उन्होंने बताया नहीं, कितने दिन का होगा, क्या होगा, डेली वेजेस क्या होंगे, ये सारी बातें अभी आएगी, जैसे ही आएगी मैं आपको बताऊंगा अभी। और इसके लिए उन्होंने 90 करोड़ रुपए का एक फंड भी बनाया है। साथ ही इस बार के बजट में उन्होंने मेक इन पंजाब योजना को शुरू करने की घोषणा की। इसने बताया कि ये एक बहुत ही बड़ा एक ब्रांडिंग होगी पंजाब की, जिससे कि मेक इन पंजाब को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे इंडस्ट्री को बुलाया जाएगा कि आप यहाँ पे अपने इंडस्ट्री लगाएं, यहाँ पे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करें। तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने अपनी इस बजट में घोषणा की है। साथ ही जैसे किसान की हम बात कर रहे हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। किसानों के कर्ज माफी के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बार के बजट में इन्होंने रखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप ले रही है सारी गवर्नमेंट कि किसानों के वेलफेयर को उन्होंने अपने सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पे। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में स्थित स्टरलाइट प्लांट को दोबारा खोलने के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द किया है? ऑप्शन से बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड। सही जवाब ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के टूटिकोरिन में है वेदांता समूह का स्टरलाइट कॉपर प्लांट। इसका अभी आपको पता है कि इसमें 22 मई 2018 में बहुत ही हिंसक प्रदर्शन हुए थे और ये करीब 100 दिन तक चला था। पुलिस गोलीबारी में 13 से ज़्यादा लोग मरे थे और इसी हिंसक प्रदर्शन के बाद वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फैसला लिया था कि हम ये जो स्टरलाइट कॉपर प्लांट है इसे हम बंद कर देंगे। ऐसा विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना था कि तांबा गलाने के प्लांट से जो क्षेत्र में जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, वो प्रदूषित हो रहा है और कई गंभीर बीमारियां हो रही है। तो ऐसा उन लोगों का मानना है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के जो पुख्ता साक्ष्य हैं ऐसे कुछ आए नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग अगर मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। लेकिन जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बंद करने का ऑर्डर दिया और फिर बाद में 15 दिसंबर को एनजीटी ने, क्योंकि ये जो इतने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज होती है वो एनजीटी ही अपने दायरे में रखती है, लेकिन उसने इस फैसले को पलट दिया और बताया कि प्लांट को दोबारा शुरू किया जा सकता है। फिर राज्य सरकार, जब एनजीटी ने ऑर्डर दे दिया, राज्य सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अभी भी बैन लगाया है, यानी स्टे ऑर्डर लगाया है, ये नहीं शुरू होगा। साथ ही ये भी बताया है कि अगर वेदांता ग्रुप को इसे चालू करना है तो उसे सबसे पहले जो स्टेट हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट, वहां पे जाके परमिशन लेनी होगी और तब जाके इसके ऊपर कोई काम होगा। और अब आज का 5वां सवाल, इनमें से कौन वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई हैं? ऑप्शंस हैं हीना जायसवाल, पूनम शर्मा, शिखा वर्मा, रितु दास। सही जवाब ऑप्शन ए हीना जायसवाल। अब ये जायसवाल हैं जो कि पहली बार एज ए वीमेन किसी को इंडक्ट किया गया है वहां पे फ्लाइट इंजीनियर के तौर पे। 2018 में एक्चुअली एयरफोर्स ने फ्लाइट इंजीनियर्स में महिलाओं के एंट्री के लिए परमिशन दे दिया था, उससे पहले सिर्फ मेल ही होते थे और ये पहली हीना जायसवाल हैं जो कि वहाँ पे फ्लाइट इंजीनियर बनेंगी। फ्लाइट इंजीनियर करती क्या है? ये जो जब भी विमान उड़ता है तो उसके फ्लाइट क्रू का एक सदस्य होते हैं ताकि अगर कोई तकनीकी खराबी हो तो उसको वो ठीक कर सके। आपको मैं बता दूं कि वायुसेना ने भी, जो इंडियन एयरफोर्स है, उसने महिला अफसरों की तैनाती की वर्ष 1993 से शुरू कर दी थी। यानी 1993 से पहले इंडियन एयरफोर्स में कोई भी वीमेन की एंट्री नहीं थी, उसके बाद से एंट्री शुरू हुई है और ये अपने आप में एक बहुत ही रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है कि ये पहली ऐसी महिला है जो कि इस तरह से टेक्निकल काम में इंडक्ट की गई है। बढ़ेंगे आज के 6ठे सवाल पे। भारत ने ई वीजा व्यवस्था को और उदार करते हुए किस देश के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दे दी है? ऑप्शन है उत्तर कोरिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया, ब्राजील। और सही जवाब है ऑप्शन सी साउथ कोरिया। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत ने
अपने जो वीज़ा ई वीज़ा का जो रेगुलेशन है उसको और भी ज़्यादा लिबरल बनाते हुए उन्होंने पहले सिर्फ 46 देशों के साथ टूरिस्ट वीज़ा उन्हें वो दे रहे थे, अब इसे बढ़ाकर उन्होंने 166 देश कर दिया। यानी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अपना एक उदारवादी जो नीति है उसको बनाया है। और अब साउथ कोरिया को वीज़ा और वहाँ के जो नागरिक अगर इंडिया आएंगे तो उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा। इससे पहले सिर्फ जापान को ये जो फैसिलिटी थी वो अवेलेबल दिया गया था, उन्हें सिर्फ फैसिलिटी दी गई थी। अब ये सेकेंड ऐसा कंट्री हो गया है जिसे वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाएगा। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पे। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? ऑप्शन है पीवी संधू, साइना नेहवाल, मोनिका कपूर, साक्षी शर्मा। सही जवाब ऑप्शन बी, साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने फाइनल में पीवी संधू को हराकर जो महिला एकल का खिताब है वो अपने नाम कर लिया। वहीं पुरुष एकल में सौरभ वर्मा चैंपियन रहे, उनका मुकाबला जो फाइनल में हुआ था लक्ष्य सेन से हुआ था, उनको उन्हें हराया था। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी वो गुवाहाटी में आयोजित हुई थी। इसके बारे में मैंने आपको लगभग 1-2 वीडियो में आपको बताया भी कि इसमें कितने वरिष्ठ खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अब जाके साइना नेहवाल ने इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है। बढ़ेंगे आज के अंतिम और 8वें सवाल की ओर। हाल ही में आरबीआई ने अपने केंद्रीय बोर्ड की बैठक के बाद केंद्र सरकार को कितने रुपए के रूप में अंतरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 28,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए। सही जवाब ऑप्शन ए 28,000 करोड़ रुपए। अभी दोस्तों हाल ही में आरबीआई ने अपना जो एक केंद्रीय बोर्ड की बैठक होती है, जो सेंट्रल इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, उनकी बैठक हुई थी और जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने भी पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो चूंकि अभी इंटरिम बजट चल रहा है तो इसके लिए जो भी इनकी फिस्कल डेफिसिट होगी इसको कम करने के लिए आरबीआई से मदद की ज़रूरत होगी, और आरबीआई ने इसी के लिए इन्हें इंटरिम डिविडेंड देने की घोषणा की है और इसमें 28,000 रुपये वो गवर्नमेंट को देंगे ताकि ये डिफिसिट को ये कम कर सके। आपको बता दूं इससे पिछले साल भी उन्होंने इंटरिम डिविडेंड के रूप में 10,000 करोड़ रुपये दिया था शुरुआत में, और फिर 40,000 करोड़ यानी टोटल 50,000 करोड़ का डिविडेंड आरबीआई ने सरकार को दिया था। दरअसल ये जो पूरा मसला है ये शुरुआत ही हुई थी जब उर्जित पटेल हमारे गवर्नर थे, और तब केंद्र सरकार चाहती थी जो भी एक्स्ट्रा मनी है आरबीआई के पास वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दे ताकि वो अपने डेफिसिट को कम करे, और लगभग इसी के ऊपर खींचतान चल रही थी। और फिर जाके उसी के कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि उसी के जवाब में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, कुछ ऐसे भी मान रहे हैं कि पर्सनल रीजंस है, लेकिन ये खींचतान तो तभी से चल रही थी और अब जाके आरबीआई ने 28,000 करोड़ रुपये का डिविडेंड केंद्र सरकार को देने का फैसला किया है। तो दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस Q&A के पहले सेगमेंट को। बढ़ेंगे आज के दूसरे सेगमेंट पे जहां पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या है देखेंगे, साथ ही एक सवाल आपके लिए होगा, उसका जवाब आपको बताना है। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था? ऑप्शन है WTO, FATF, WHO, यूनेस्को। सही जवाब है ऑप्शन बी FATF। FATF ने जनवरी में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था। FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। ये क्या करती है? ये जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके कि किसी भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा ना पहुंचे, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। उन्हें शक है, और लगभग बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवादी लोगों को सहायता करता है और इसे बंद करना चाहिए। इसके लिए भारत भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। फिलहाल FATF ने एक्शन ले लिया था और अब भारत चाहता है कि FATF इसे ब्लैक लिस्ट में भी डाल दे। तो दोस्तों ये था पिछले दिन का सवाल, और अब आज का सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 फरवरी, 20 फरवरी, 25 फरवरी, 28 फरवरी। कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई को भेजिए। इसके बारे में और आप क्या जानते हैं वो भी बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में बताएं और देखते रहें जागरणजोश.com।